स्टार्ट करते हैं। सुनिए बात को। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फॉरेन एक्सचेंज ऑन बीओपी स्टार्ट कर दिया था। कितने मार्क्स का था जरा बताएंगे मेरे को? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का था? देखो लिख रखा है ना मैं, कितने मार्क्स का था ये? 6 मार्क्स का। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको एक बात बताई थी। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? एक फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाई थी? डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। दोबारा बताओ। इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ अनदर करेंसी। फॉर एग्जांपल क्या लिखवाया मैंने? 70 रुपीज पर डॉलर, यानी एक डॉलर में कितने रुपीज आ रहे हैं? 70 रुपीज। समझ में आ गई बात? देखो सारी बातें समझते हुए चलना है, ठीक है। कोशिश ऐसे करना कि ऐसे पढ़ो कि पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हो, यानी कि एक ही बारी में याद हो जाए आपको, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट कितने टाइप का है? 3 टाइप का। दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है। चारू मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया। ठीक है। 3 टाइप का एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फिक्स्ड की बात करें तो नाम से क्लियर, इट इज द एक्सचेंज रेट व्हिच इज फिक्स्ड आइदर बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। या तो हमारी सरकार या कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी को क्या करती है? फिक्स करती है। ऑल दी ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस एट दिस प्रीडिटरमाइंड रेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इसी रेट पर ट्रांजेक्शंस होती रहती है। कौन सी ट्रांजेक्शंस? ट्रांजेक्शंस का नाम होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दैट इज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की ट्रांजेक्शन। ध्यान रखना, ठीक है। और पूरे साल एक्सचेंज रेट क्या रहता है? सेम, दैट इज कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री ने इसको 1991 तक फॉलो करा, उसके बाद हमने इसको स्क्रैप कर दिया, हटा दिया, ठीक है। बट इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो हमें पढ़नी है। पहले एडवांटेज क्या है? इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी। इकोनॉमी के अंदर क्या मेंटेन करता है ये? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस किस सेंस में? बिकॉज एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कैन ऑपरेट फ्रीली विदाउट हैविंग द नोशन ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन पेमेंट्स, कि उनकी जो फॉरेन से पेमेंट आ रही है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। तो इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी। क्या इंश्योर करता है? स्टेबिलिटी। दूसरा क्या कर्ब करता है? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? सट्टा। सट्टे को रोकता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। कैसे? बिकॉज सट्टा या स्पेकुलेशन अराइजेस इन द एनवायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, बट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रोवाइड्स अ सर्टेन एनवायरमेंट टू ऑपरेट। वो एनवायरमेंट क्या रहता है? सर्टेन रहता है, चेंज नहीं होता। सट्टा कब लगा सकते हैं? जब मेरे को पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट मेरे को तो पता है ना पूरे साल एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, सेम। तो सट्टा लग ही नहीं सकता। तो इट कर्व्स व्हाट? इट कर्व्स वेरी गुड स्पेकुलेशन, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? ये इंपोर्ट्स के प्राइजेस को बढ़ने नहीं देता। इट डज नॉट अलाउ द प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट्स टू गो अप एंड देयरफॉर इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर इंपोर्ट्स के प्राइस बढ़ जाते तो इंडिया वालों के लिए जो क्रूड ऑयल है, गोल्ड वगैरह सब चीज खरीदना क्या हो जाता? महंगा। तो ये इंडिया के अंदर भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि एक्सचेंज रेट पूरे साल क्या रहता है? सेम, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। ये नहीं समझाया मैंने, शायद समझा दिया था। हाँ भाई। और इनेबल्स कैपिटल मूवमेंट। इनेबल्स कैपिटल मूवमेंट की बात करें तो अगर हमारी कंट्री क्या फॉलो कर रही है, जल्दी बताओ? फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। तो हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा एफडीआई आएगी। एफडीआई होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे एप्पल कंपनी है, सैमसंग वगैरह सब इंडिया में आके सेटअप करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या रहने वाला है? फिक्स, फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के ले भी जाना चाहते हैं तो सेम रेट पे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऐसी इकोनॉमी के अंदर आके वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये मैंने क्या पढ़ाई है आपको? एडवांटेजेस। अब किसकी हेडिंग डालनी है? चलो भाई लिखना स्टार्ट करो। लिखिए। हेडिंग डालिए डिसएडवांटेजेस। जिनिशा आवाज आ रही है? जी भैया। हाँ आपकी नहीं आ रही, बट ठीक है। लिखो पहली डिसएडवांटेज, लिखो फर्स्ट। लिखो अनेबल। देखो एक होता है इनेबल, ई एन, देखो ऐसे वाला। एक होता है अनेबल, यू एन वाला, है ना। दोनों का मतलब अलग अलग है। मैंने इनेबल नहीं लिखवाया, क्या लिखवाया है? अनेबल, ठीक है।
अनेबल टू इम्प्रूव, लिखो अनेबल टू इम्प्रूव, हाँ, एडवर्स बीओपी, ठीक है, अनेबल टू इम्प्रूव एडवर्स बीओपी लिखो। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड exchange rate system is unable to improve, is unable to improve adverse BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडवर्स BOP सिचुएशन ऑफ द कंट्री या ऑफ द इकोनॉमी, कुछ भी लिख लो, हाँ, या इन द इकोनॉमी, कुछ भी। पहला पॉइंट क्या लिखा, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम इज अनेबल टू इंप्रूव एडवर्स बीओपी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। बुलेट पॉइंट चेंज, इट इज बिकॉज fixed exchange rate discourages the exports of the country, हाँ, restricts दिया है, discourages एक ही बात है, ठीक है ना, discourages the exports of the country and therefore unable to improve adverse BOP, adverse BOP, ठीक है। सुनो भाई, पहली बात हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले मुझे बताओ, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम पूरे साल क्या रहता है? फिक्स्ड। इसको कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट या कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी। और पूरे साल ट्रांजैक्शन इसी रेट पे होती रहती है, कोई भी चेंज नहीं आता इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं इसकी एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत ही बड़ी कमी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या कमी का नाम बताना क्या है? कि इट इज अनेबल टू इंप्रूव एडवर्स बीओपी। मैं कह रहा हूं बेटा, ये अगर हमारी कंट्री पता है किस में चल रही है, एडवर्स बीओपी में, तो इस सिचुएशन को करेक्ट नहीं कर सकता ये। अब इसको समझने के लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये एडवर्स बीओपी होता क्या है ना। तो एडवर्स बीओपी में बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बीओपी क्या होता है, ठीक है ना। जरा ढंग से सुनना, पहले सिर्फ सुनना है आपको। पहले मुझे बताओ बीओपी का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। पता है बीओपी क्या है? बेटा बीओपी एक अकाउंट है। पहले आप सबके पास कॉमर्स है ना, यहाँ पे कोई ह्यूमैनिटीज वाला तो नहीं है, ठीक है। बीओपी पता है क्या है? बीओपी एक अकाउंट है। अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स के अंदर आप अकाउंट बनाते हो, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट वगैरह बनाते हो। ऐसी बीओपी पता है क्या है? बीओपी एक अकाउंट है, ठीक है ना। ये देखो मैंने अकाउंट बना दिया। अब किस चीज का अकाउंट है? बेटा ऐसा अकाउंट है जहां पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और इंपोर्ट्स। मैं कह रहा हूँ कंट्री की जो एक्सपोर्ट करती है और जो इंपोर्ट करती है वो कहीं रिकॉर्ड तो करा जाता होगा, है ना। वो जहां रिकॉर्ड करा जाता है उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंट, और अकाउंट को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या है ये? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जहां पे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिखते हैं हमारी कंट्री का। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। पहली बात, बीओपी क्या है? बीओपी एक अकाउंट है जहां पे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंट्री का नोट डाउन करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मैं कह रहा हूं बेटा ये 3 टाइप का हो सकता है। ढंग से सुनना बातों को मेरी, ठीक। कितने टाइप का हो सकता है ये? 3 टाइप का। मैं कह रहा हूं ये फेवरेबल भी हो सकता है, ये बैलेंस्ड भी हो सकता है, और ये अनफेवरेबल भी हो सकता है। अनफेवरेबल को हम एडवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्स। फेवरेबल कब होगा? जब हमारी कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करेगी और इंपोर्ट क्या करेगी? कम। तो बीओपी पता है क्या कहलाएगा? बीओपी फेवरेबल में। किसमें? फेवरेबल का मतलब सरप्लस में। किसमें? सरप्लस में। अगर कंट्री के बेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आपस में क्या है? इक्वल, तो हम क्या बोलते हैं? बीओपी किसमें है? बैलेंस्ड है। जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं। बट ये दोनों कंडीशन जनरली होती नहीं है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर हमेशा ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं?
इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट्स कम करते हैं और हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं ज्यादा। तो इंपोर्ट ज्यादातर हमेशा एक्सीड ही करते हैं किससे, एक्सपोर्ट से। तो मुझे बताओ हमारे कंट्री का बीओपी ज्यादातर किस में रहता है, एडवर्स में। किसमें, एडवर्स। इसको बोलते हैं एडवर्स बीओपी। यानी एडवर्स बीओपी का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री एक्सपोर्ट कम कर रही है और इंपोर्ट ज्यादा कर रही है। अब ये सिचुएशन तो गलत है ना, कि हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब खर्चा, जब आप उनसे खरीदोगे तो खर्चा तो करोगे, और एक्सपोर्ट का मतलब इनकम, जब आप उनको बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा। इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, कब तक सस्टेन कर पाओगे, है ना। तो इकोनॉमी की कंडीशन खराब होती चली जाएगी। तो बेटा एडवर्स बीओपी सिचुएशन इज अ बैड सिचुएशन। इसको हमें क्या करना है, ठीक करना है, करेक्ट करना है। बट मैं बोल रहा हूं अगर हमारी कंट्री क्या फॉलो कर रही है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो ये सिचुएशन करेक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए किया क्या जाए। देखो सामने लिख रहा हूं कि एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, बताओ क्या करा जाए। वेरी गुड, एक्सपोर्ट बढ़ा जाए, है ना। बच्चे मेरे से ही बोलते हैं सर आप क्या करो, इंपोर्ट कम कर लो। मैं बोलता हूँ इंपोर्ट क्यों कम कर लूं, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हम उस चीज को तो मंगाएंगे। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, इंडिया में प्रोड्यूस थोड़ी होता है क्रूड ऑयल, इंडिया उसकी तो जरूरत है, वो तो हमें खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। हमें अपनी कंट्री का क्या बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स। उसको बढ़ा के किसके इक्वल ले आओ, इंपोर्ट के इंपोर्ट से एक्सीड भी कर सकते हो, है ना। अब मेरी बात को ढंग से सुनना, अगर मेरी कंट्री क्या फॉलो कर रही है जल्दी से बताओ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो मेरी कंट्री का एक्सपोर्ट्स कभी भी बढ़ेगा नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा, हैम्पर हो जाएगा, एक जगह रुका रह जाएगा। अब आप मेरे से पूछो सर ऐसा क्यों है। पहले आप मुझे बताओ एक्सपोर्ट का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है ना। हम लोग उनको बेच रहे हैं, है ना, वो लोग हमसे सामान खरीद रहे हैं, है ना। अब आप मुझे बताओ कोई भी आपसे सामान कब खरीदेगा, करेक्ट, चलो मान ली कोई और दे नहीं रहा, इंडिया के बाद ऐसा कुछ नहीं है। क्या, आपसे कोई चीज खरीदेगा क्यों, जो उनके पास नहीं सब है उनके पास, बल्कि हमें चाहिए उनसे। अब बताओ हमसे कोई चीज खरीदेगा क्यों, वेरी गुड। अब मेन बात आ गई यहाँ पे, या तो वो जो चीज जो सब जगह से मिल रही है आप उसको क्या दो, सस्ता दो, क्या दो, सस्ता, तो खरीद लेगा आपसे। अब मेरी बात ढंग से देखना, सस्ता उनको कैसे मिल सकता है। मान लो पहले चल रहा था $1 ट्रेड हो रहा था कितने में, तो पता है वो क्या करते थे, वो $1 देते थे हमें, है ना, और इंडिया से ₹70 का सामान ले जाते थे, है ना। मैं कह रहा हूं मान लो आज $1 में 90, मान लो 90, आज उनको $1 ही देना पड़ रहा है और कह रहे हैं कि इंडिया से हम कितने का सामान ले जाएंगे, 90। उनके लिए इंडिया से खरीदना सस्ता हो गया, सस्ता हुआ नहीं, हाँ या ना। पहले वो $1 में ₹70 का सामान खरीद रहे थे, आज $1 में ₹90 वाला सामान खरीद रहे हैं पूरा, है ना, ज्यादा लेके जा रहे हैं क्वांटिटी, उनके लिए सस्ता हो गया, है ना। तो वो ज्यादा खरीदेंगे हमारी तरफ से और हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बट ये कब हुआ, जब एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल हुआ। बट एक्सचेंज रेट तो क्या रहने वाला है पूरे साल फिक्स, क्योंकि इसको किसने फिक्स कर दिया है, सर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। बेटा ऐसा होगा ही नहीं, ये क्या है पूरे साल क्या रहेगा। तो बेटा एक्सपोर्ट बढ़ना तो भूल जाओ, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप उनको सस्ता नहीं दे सकते, और सस्ता नहीं दे सकते तो वो खरीदेंगे नहीं आपसे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, करेक्ट। नहीं तो अगर हम किस में चल रहे हैं, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन कंडीशन में, तो वो वैसे ही रह जाएगी, वो इंप्रूव नहीं होगी। अब देखो मैंने क्या लिखवाया है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अनेबल टू इंप्रूव एडवर्स सिचुएशन ऑफ द कंट्री। क्यों, इट इज बिकॉज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या करता है, डिस्करेज करता है किसको, एक्सपोर्ट्स को ऑफ द कंट्री, एंड देयरफॉर अनेबल टू इंप्रूव एडवर्स बीओपी। सबको समझ में आई, हाँ भाई इधर ऑनलाइन, जिनीशा जी भैया। समझ में आया बेटा, हाँ जी। वेरी गुड। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड क्या लिखा है मैंने, रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स, लिखो रेस्ट्रिक्ट्स एक्सपोर्ट्स, लिखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट restricts the exports of the country
fixed exchange rate restricts the exports of the country as depreciation, as depreciation of domestic currency, depreciation of domestic currency is not possible, is not possible, is not possible. ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? बताओ भाई, तो जो ऊपर मैंने डिसएडवांटेज लिखवाई थी उसको थोड़ा और मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया. ऊपर मैंने लिखवाया था अनेबल टू इंप्रूव एडवर्स बीओपी. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट क्या बढ़ नहीं पाता, डिस्करेज होता. मैंने उसको अलग से पॉइंट बना के लिखवा दिया कि फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट को क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है. अब क्यों करता है? क्योंकि हम अपने करेंसी को क्या नहीं कर सकते, बताना? नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं, डेप्रिशिएट नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? डेप्रिशिएट, कम नहीं कर सकते वैल्यू. अब जरा ढंग से देख लेना. एक बार पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? वो क्या था, सामने देखो. मैं कह रहा हूं, ऐसे लिख रखा था $1 ट्रेड हो रहा है 60 रुपीज में, फिर $1 जो है वो ट्रेड होने लगा 70 रुपीज में. ठीक है, बताओ डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है? क्या हो रही है? एप्रिशिएट. डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है? एप्रिशिएट. वेरी 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 रॉन्ग. अब मेरी बात को ढंग से सुनना. एक नंबर में आया था. जो गलती आपने करी है वो 90% बच्चों ने करी थी. सुनो ना, आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों ने क्या देखा? ठीक है, वो भी तो बता दूं. और क्या देखा आप लोगों ने? देखा क्या और देखना क्या है, दोनों बताऊंगा. आपने देखा कि सर ये 60 से कितना हो रहा है? 70. तो इंक्रीज हो रहा है, तो यानी एप्रिशिएट हो रहा है ना? ये नहीं देखना था. अब जरा सुनो क्या देखना है. मैं कह रहा हूं बेटा, ये देखना है कि $1 में कितने रुपीस जा रहे हैं, पहले बताना. आज उसी $1 में 10 रुपए और एक्स्ट्रा जा रहे हैं. तो मुझे बताओ, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है. हमारी करेंसी वीक हो रही है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है. समझ रहे हो मेरी बात? और मैंने आपसे डोमेस्टिक करेंसी की बात करी थी. इसमें डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, बट इंडियन रुपी क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट. डॉलर एप्रिशिएट, इंडियन करेंसी क्या हो रही है? हाँ, डेप्रिशिएट. तो दिस इज डेप्रिसिएशन. तो हमें बताना था, इसके अंदर नीचे बस लिखना था डेप्रिसिएशन, एक नंबर मिल जाता आपको. समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर? तो बेटा डेप्रिसिएशन पॉसिबल नहीं है. कहां पॉसिबल नहीं, जरा बताना. फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के अंदर. अगर डेप्रिसिएशन होता तो उनको सस्ता मिलता, वो हमसे ज्यादा खरीदते, एक्सपोर्ट बढ़ जाता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, दो बातें हो गई. आगे चलें. नेक्स्ट लिखो. ह्यूज रिजर्व. ह्यूज रिजर्व वाला लिख लेना. ह्यूज रिजर्व ऑफ foreign currency is required. लिखो. under fixed exchange rate system, we need to maintain huge reserve of huge reserve of foreign currency, huge reserve of foreign currency. We need to maintain huge reserve of foreign currency, comma, same reason as fixed exchange rate system restricts the exports of the country लिख लिया. अब जरा कुछ 5 मिनट बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए. पहले आप मुझे बताओ, मनी एंड बैंक की क्लासेस देख रहे हो? कहां तक देख ली?
अरे किसको पता होगी फिर, कैसे प्रूफ लूं मैं, बताओ। हाँ भाई देव, कहाँ तक देखी, बस। अब ऐसा कैसे काम चलेगा, अब मेरे को टॉपिक पढ़ाना है, बताओ। इसलिए तो मैंने भेज रखी है मनी एंड बैंकिंग, तो ऐसा है कि उसको उससे पढ़ लो, ठीक है। लेके तो मैं चलूंगा, दोबारा आऊंगा उस पे आऊंगा, बट ये जो टॉपिक चल रहा है सब उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वो बैंकिंग वहां पे यूज होती है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कुछ बच्चों को भेजी थी फाइल, एक एक दिन में निपटा दी उन्होंने सारा, एक एक दिन में। तो थोड़ा एफिशिएंट तो बनना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई सामने देखो, पहले मुझे बताओ डिसएडवांटेज लिखवाई क्या है मैंने, नाम क्या है, पूरी हेडिंग क्या है, ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड। अब क्या मतलब है इसका, पूरा सिस्टम समझाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। देखो मुझे एक बात बताओ पहले, हमारी कंट्री के अंदर जितनी फॉरेन करेंसी अवेलेबल है, फॉरेन करेंसी का मतलब डॉलर, पॉन्ड्स, यूरोस, फॉरेन करेंसी। एक है डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी है रुपी, फॉरेन करेंसी बाहर की करेंसीज जो है, क्या इंडिया के अंदर अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है। अब आप सोचो तो सर कैसे आई, हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, तो वो लोग किस में पेमेंट करते होंगे, अपनी करेंसी में तो पेमेंट करते होंगे, डॉलर वगैरह में, है ना। तो हमारे पास डॉलर आता है ना। तो हम डॉलर को कहाँ रखते हैं, कौन है हमारी कंट्री के अंदर जो डॉलर का रिजर्व मेंटेन करता है, ठीक है। वो है आरबीआई, ध्यान रखना, कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन का मतलब सारी कंट्री का ऑफिशियल रिजर्व है जो फॉरेन करेंसी है, वो किसके कंट्रोल में रहता है, आरबीआई के पास। समझ में आ गई बात, तो ये आरबीआई है, देखो ये रहा आरबीआई। और आरबीआई ने क्या कर रखा है, अपने पास बेटा रिजर्व बना रखा है, किस चीज का रिजर्व है मुझे बताना है, फॉरेन करेंसी का, ये डॉलर्स का रिजर्व है। किसका रिजर्व है जल्दी बताओ, डॉलर्स का। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। अब मैंने ऊपर क्या स्टेटमेंट लिखवाई है वो सुनो, मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है, अगर हमारी कंट्री क्या फॉलो कर रही है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो ये जो रिजर्व है ये हमें ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, यानी यानी देखो इधर देखो, और ज्यादा ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा, और रिजर्व चाहिए होगा हमें, ठीक है। हाँ क्योंकि क्योंकि अगर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। बट रीजन क्या है, क्यों हमें ज्यादा मेंटेन करना पड़ा, अब मुझे ढंग से एक बात बताना, ठीक है। दो तीन चीजें पूछूंगा। पहले आप मुझे बताओ, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डॉलर। डॉलर को कौन अपने पास रोक लेता है, आरबीआई। आरबीआई अपने पास उसका रिजर्व मेंटेन करता है। आप मेरे से यहाँ पूछ सकते थे सर क्यों मेंटेन कर रहा है आरबीआई को, क्या जरूरत है ये सब मेंटेन करने की। इसके सारे आंसर मनी एंड बैंकिंग में थे बढ़िया तरीके से, इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि मान लो अब हमें इंपोर्ट करना है, क्या करना है, इंपोर्ट। जैसे इंडिया को अभी जेट खरीदने थे, रफेल जेट खरीदने थे, है ना। इंडिया को जरूरत पड़ती क्रूड ऑयल खरीदना है, तो वो लोग इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं लेते। इंडियन रुपी को कोई अपने पास होल्ड करना नहीं चाहता, मैं खुद होल्ड करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता मैं इंडियन रुपी को होल्ड करना, अरे डेप्रिशिएटेड करेंसी है, पूरे टाइम गिर रही है। ऐसी प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहेगा जो रेलवे ट्रैक के पास है, पहले बताओ। खरीदना चाहोगे वहां प्रॉपर्टी दिलवारों में रेलवे ट्रैक के पास, खरीदोगे, मना कर रहे हो, क्यों नहीं। आपको पता है आप खरीद लोगे, रेट उसका क्या होना है, बढ़ना नहीं है कभी भी, डाउन ही जाना है। सेम इंडियन रुपी, ठीक है। इंडियन रुपी का जो प्राइस है इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमेशा क्या जाता रहता है, डाउन। अभी पहुंच रहा होगा 75 76 में, 80 भी पहुंच जाएगा, इतना ही चल रहा है, ठीक है। तो बेटा ये डाउन होता रहता है, कोई उसको होल्ड करना नहीं चाहता, वो खुद मना कर रहा है हमें इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं चाहिए। हमने बोला किस में चाहिए, वो कह रहे हैं हमें तो डॉलर में पेमेंट चाहिए। अब हमें डॉलर में पेमेंट, हमें तो रफेल जेट खरीदने हैं, हमें तो क्रूड ऑयल खरीदना है, कहाँ से लाएं डॉलर। तो इसलिए डॉलर का रिजर्व कौन मेंटेन करता है अपने पास, आरबीआई। बहुत सारे रीजन है, मैंने अभी सिर्फ एक रीजन दिया, बहुत सारे मल्टीपल रीजन है इसके, ठीक है। अब भाई इन्होंने मेंटेन कर लिया, इससे पेमेंट करते हैं, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं बट अगर हमारी कंट्री ने क्या फॉलो कर लिया, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, तो ये रिजर्व हमें ज्यादा चाहिए होगा, क्यों बेटा, ये आता ही पता है कहां से, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, और हमने फिक्स्ड सिस्टम फॉलो करके अपना एक्सपोर्ट क्या कर दिया, कम कर दिया, रोक दिया। तो यानी ये आना बंद हो जाएगा, ये आना बंद हो जाएगा। तो पहले से सोच के चलना है कि अगर मान लो हमारी कंट्री 2024 में बोल रही है कि हम क्या फॉलो करेंगे, फिक्स्ड, आरबीआई आज से तैयारी स्टार्ट कर देगी। आज से क्या करेगी, इसका रिजर्व ज्यादा मेंटेन करने लगेगी, क्यों, क्योंकि जब हम क्या फॉलो करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, तब ये इंक्रीज नहीं हो पाएगा, और हमारे खर्चे तो उतने ही रहेंगे, तो कहां से पेमेंट करोगे। इस वजह से हमें ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। समझ रहे हो, सारी बातों को अगर समझ के चलोगे तो उसको याद करना आसान होगा, ठीक है। रटोगे तो भूल जाओगे बहुत जल्दी, क्लियर है। तो हमें क्या मेंटेन करना है, ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेज है ना, कि हमें तो ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। फ्लेक्सिबल में कम से भी काम चला लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाता है हमारा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये कंट्री का एक्सपोर्ट रोक देता है,
इस वजह से हमें क्या चाहिए होता है, ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। इतनी बात समझ में आ गई? एक और लिख लो बस हेडिंग 8। हाँ चलो हेडिंग डाल लो ऐसे, लैक ऑफ कंपटीशन लिख लो। लैक ऑफ कंपटीशन, लैक ऑफ कंपटीशन लिखो। इट डज नॉट ब्रिंग्स competitiveness in the economy as exchange rate, as exchange rate remains remains fixed throughout the year, throughout the year। किसी का फोन बज रहा है? तुम्हारा बज रहा है? उठा लो। अच्छा ऐसा भी सीन है। सुनो भाई, सुनो भाई, लास्ट पॉइंट है, लास्ट डिसएडवांटेज है फिक्स्ड की, दैट इज लैक ऑफ कंपटीशन। अगर हम क्या फॉलो कर रहे हैं तो कंपटीशन नहीं आएगा हमारी कंट्री के अंदर। अब आप सोच रहे हो सर ये कौन सा कंपटीशन है, कंपटीशन चाहिए क्यों है, कि कंपटीशन के फायदे होते हैं? पहले आप मुझे बताओ, आपको लगता है कि कंपटीशन के फायदे होते हैं? मैं कह रहा हूँ अभी एक ही बच्चा पढ़ रहा है मान लो मेरे से, उसको पता ही नहीं है अपनी परफॉर्मेंस, वही फर्स्ट है वही लास्ट है, करेक्ट? बट जब वो 100 के बीच में बैठता है तो एक दूसरे को देखता है, कंपेटिटिवनेस आती है, अपनी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। सिमिलरली कंपटीशन पता है किस लिए इंपॉर्टेंट है? कंपटीशन से क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्या इंप्रूव होती है? प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है ना? अब बट हमारी कंट्री अगर क्या फॉलो करेगी, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज रेट पूरे साल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम लोग किसी भी कंट्री से compete नहीं करने वाले। हम पता है compete कब करते हैं? जब हमें लगता है कि रुपीस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एप्रिशिएट, ठीक है, तो हम compete करना स्टार्ट करते हैं। बट हमें क्या क्या हमें पता है हम चाहे compete करें या ना करें, पूरे साल वैल्यू क्या रहेगी, सेम, तो हम compete ही करना छोड़ देते हैं, तो कंपटीशन चला जाता है इकोनॉमी में, ठीक है? थोड़ा भी आगे डिटेल में समझाऊंगा इसको जब फ्लेक्सिबल आएगा, क्योंकि यहाँ का पॉइंट नहीं है ये, ठीक है? कहाँ समझाऊंगा? जब फ्लेक्सिबल आएगा ना, अभी वहां समझाऊंगा डिटेल में बढ़िया से, ठीक है? आ जाओ भाई। बताओ टाइमिंग क्या थी प्री बोर्ड की? तो अब नहीं दे रहे क्या प्री बोर्ड? तो पहले ही आ जाते, ये चेयर ले लो उधर से। क्यों? अरे यार पता नहीं क्या है। लिखो भाई नेक्स्ट, हेडिंग डालो। अभी हमने क्या पढ़ा? फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्लेक्सिबल। हेडिंग डालो फ्लेक्सिबल। अभी मैंने डिसएडवांटेज कराई है, ठीक है? एडवांटेजेस करा दी थी 4, अभी डिसएडवांटेजेस भी कराई है 4। अब मैं आ रहा हूँ फ्लेक्सिबल, हाँ बता दूंगा अभी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अच्छा एक बात बताओ, क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम को कुछ और भी बोल सकते हैं हम? हाँ लिखो, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है? लिखो, इट इज द रेट, इट इज द एक्सचेंज रेट, it is the exchange rate which is which is determined determined by the forces of, it is the exchange rate which is determined by the forces of
मार्केट डिमांड एंड, हाँ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है, फुल स्टॉप, बुलेट पॉइंट चेंज लिखो। सो इट कीप्स ऑन, so it keeps on changing, so it keeps on changing with the change in, with the change in market demand and market supply, so it keeps on changing with the change in market demand and market supply, comma, it is known as, it is known as flexible exchange rate system, flexible exchange rate system। लिख लिया जिनीशा, चारू? हाँ भैया। चारू आपने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर ये? जी चारू भैया मैंने ये बीओपी से करा था, एफईआर नहीं हो पाया था मेरा। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। जिनीशा आपने पढ़ा हुआ है ये? नहीं भैया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ। ठीक है, लिख लिया, ठीक है। मुझे बताओ अभी हमने कौन सा एक्सचेंज रेट पढ़ा? फिक्स्ड। वहां पे एक्सचेंज रेट फिक्स रहता था। फिक्स कौन करता था? गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी, और सारी ट्रांजैक्शन प्री डिटरमाइंड रेट पे होती है थ्रू आउट द ईयर, करेक्ट है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ही क्या होता है? चेंज होता। फ्लेक्सिबल का मतलब चेंज होना। फ्लोट का मतलब भी वही, ऐसे फ्लोट करना, ऊपर नीचे होना, ठीक है ना। यानी ये बेटा वो एक्सचेंज रेट है जो फिक्स नहीं रहता, ठीक है ना, ये पूरे टाइम चेंज होता रहता है। अब जरा ढंग से सुनना बेटा, आज करेंसी को अभी तक तो हमारे सरकार ने पाल पोस के बड़ा करा, ठीक है ना, सरकार के कंट्रोल में थी, सरकार अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू क्या करती थी? फिक्स करती थी। बट आज करेंसी को हमारी सरकार ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, जैसे बच्चे को निकाल देते हैं पेरेंट्स घर से धक्का मार के, जाओ खुद कमाओ और खुद खाओ, है ना। ऐसे ही करेंसी को पकड़ रखा था, करेंसी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, बोला जाओ अपनी वैल्यू खुद फाइंड करो। अब करेंसी परेशान, करेंसी को पता ही नहीं अपनी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। बेटा आज किसी भी करेंसी की वैल्यू पता है कैसे फाइंड होगी? बाय द फोर्सेस ऑफ, बताओ, बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ये तो लिखवाया है। अब बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है, और इसके थ्रू कैसे करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती है, ठीक है ना। मेरी बात जरा ढंग से सुनना, पहले मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, फिर उसको सिंपल फॉर्म में बताऊंगा। जहां पे भी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई आपस में क्या आ जाएंगी? इक्वल, वहां पे हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिटरमाइन हो जाएगी। क्या मतलब है? सामने देखो, पहले टेक्निकल बात बताऊंगा फिर सिंपल फॉर्म में। ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, ठीक। यहां पे ले रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या ले रहा हूं? किस टर्म्स में? रुपीस पर डॉलर। किस में ले रहा हूं? रुपीस। नीचे क्या लूंगा मैं? फॉरेन एक्सचेंज, क्या लूंगा? फॉरेन एक्सचेंज। किस टर्म्स में ले रहा हूं मैं? इन मिलियन डॉलर्स। किस में? इन मिलियन डॉलर्स। देखते रहो, अभी सारी बात समझ में आएगी, टेंशन नहीं, ठीक। डिमांड कर बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, मैंने डिमांड कर बना दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग। डी डी डिमांड कर्व है करेंसी की डिमांड का, और ये है सप्लाई कर्व। एस एस कौन सा कर्व है? सप्लाई कर्व। कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? कहां पे? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट डिमांड फॉर करेंसी इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई फॉर करेंसी। डिमांड और सप्लाई क्या है आपस में? इक्वल। बेटा इस पॉइंट पे करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। पता है कैसे? देखो, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 और यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू 10। पता है क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है, देखो, 60 रुपीज पर डॉलर, यानी एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है मुझे बताओ? 60 रुपीज पर डॉलर। और इस रेट पे कितने डॉलर्स डिमांड और सप्लाई करे जा रहे हैं? देखो, 10 मिलियन डॉलर्स आर बीइंग डिमांडेड एंड सप्लाइड। कौन से रेट के ऊपर? 60 रुपीज पर डॉलर। यानी एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन हुआ है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आप मेरे से पूछो सर ये क्या चेंज होता रहता है? हाँ, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड और सप्लाई भी क्या होती रहती है? चेंज। मान लो, देखो, मान लो सामने देखो, ये डिमांड चेंज हो गई, डिमांड ऊपर चली गई, है ना, देखो डिमांड बढ़ गई, है ना। अब देखना सप्लाई को कहां कट कर रही है? यहाँ पे। देखना एक्सचेंज रेट कितना हो गया? बढ़ गया।
तो मान लो एक्सचेंज रेट कितना हो गया 70, तो अब एक्सचेंज रेट कितना हो गया 70 रुपीज पर डॉलर। ये एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई भी चेंज होते रहते हैं। तो इट चेंजेस विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, देयरफॉर इट इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये मैंने टेक्निकली बताया, अब सुनो थोड़ा सिंपल फॉर्म में। पहली बात, ये डिमांड और सप्लाई को मैच करने का मतलब क्या है? ये व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। कभी मार्केट में सामान खरीदने का बार्गेनिंग करिए, है ना? है ना? टमाटर खरीदने के, कितने दे रहे हो? 10 रुपए किलो, नहीं 8 रुपए किलो लेंगे, है ना? यही तो है, 2-2 रुपए पे लड़ाई हो जाती है ना? अब मैं कह रहा हूं बेटा, जो बार्गेनिंग हम करते हैं मार्केट में जाके, वही तो डिमांड और सप्लाई में आज है। मैं मार्केट में ये पेन लेने गया, मैंने बोला भैया पेन दे दो, ठीक है? भैया ने बोला मैंने पूछा कितने का है, कह रहे 20 रुपए का। मैंने कहा 20 रुपए में तो नहीं लूंगा। वो सप्लाई कितने में कर रहा है, और मैं कह रहा हूं कि भैया मैं 15 रुपए में लूंगा। मैं डिमांड कितने रुपए में करना चाह रहा हूँ? 15 में। डील सेट नहीं होगी, ठीक है ना? मैं जाने लगा, उसने मेरे को बुलाया, भैया आ जाओ। मैंने, क्या हुआ? कह रहा भाई लो 15 में ले जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कितने में डिमांड कर रहे थे, उसने कितने में सप्लाई करा? क्या इसका प्राइस डिटरमाइन हो गया? कितना है इसका प्राइस? 15। प्राइस कैसे डिटरमाइन हुआ? बाय द मैचिंग ऑफ डिमांड एंड, तो बार्गेनिंग की तो मैचिंग है डिमांड एंड सप्लाई। समझ रहे हो मेरी बात को? दिस इज द थिंग, जो हम बार्गेनिंग करते हैं मार्केट में जाके, वही डिमांड और सप्लाई को मैच करना होता है, ठीक है? कि मैं कितने रुपीस में डिमांड कर रहा हूँ, सामने वाला जो प्रोड्यूसर सप्लायर है कितने रुपए में सप्लाई कर रहा है। जिस पर्टिकुलर प्राइस पे फाइनल हो गई डिमांड और सप्लाई, वही प्राइस क्या हो जाता है? डिटरमाइन हो जाता है। समझ में आ गया? तो पेन का प्राइस डिटरमाइन हुआ कैसे? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका प्राइस डिसाइडेड नहीं था, इसका प्राइस कैसे डिटरमाइन हुआ? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से बेटा करेंसी का प्राइस डिटरमाइन होता है मार्केट के अंदर। अब तो सारी चीजें फॉर्मलाइज्ड हो गई हैं, फ्लेक्सिबली चलता है। ये कहाँ पे होता है सारा काम? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बता चुका हूँ कहाँ होता है ये, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। करेंसीज के ऊपर ट्रेडिंग होती है, लोग डॉलर खरीदते हैं बेचते हैं, है ना? उसी के थ्रू यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को मैच करके रुपीज का प्राइस डिटरमाइन करा जाता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। इतनी बात समझ में आ गई? तो यानी आज किसी के कंट्रोल में नहीं करेंसी। करेंसी किसके किसके भरोसे? भगवान भरोसे। दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, हमारे करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो रुपीज की डिमांड बढ़ गई तो रुपीज स्ट्रांग होने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा लो, अमान सर की डिमांड बढ़ने लगी मार्केट में, तो अमान सर के भाव, ऐसी करेंसी मान लो भाई, है ना? करेंसी की डिमांड बढ़ गई तो करेंसी के भाव बढ़ जाएंगे। बट डिमांड किसकी बढ़ी हुई है? डॉलर की, तो किसके भाव बढ़े हुए हैं? डॉलर के। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो यानी सारी चीजें आजकल किस पे बेस्ड है? डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो इट इज द एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ, आवाज नहीं आ रही, इट इज द एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, ऑफ एक बार लिख लो आगे, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सो इट कीप्स ऑन, सो इट कीप्स ऑन, आवाज नहीं आ रही, सो इट कीप्स ऑन, दोबारा बोलो, सो इट कीप्स ऑन with the change in demand and supply of foreign exchange, and therefore and it is known as flexible exchange system। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ what is fixed exchange system? Fixed it is a system which is determined or fixed by the government or monetary authority of the country. All the transaction take place at this throughout the year. What is flexible exchange system? It is a system which is determined by the forces of market demand and market supply of foreign exchange. It keeps on with the change in demand and supply of foreign exchange। अच्छा, वहां पे determined by या fixed by government और monetary authority of the, वो क्या होता है पूरे साल? and it keeps on with the change in demand and supply of foreign। कंपेयर करवा रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया आगे पढ़ना। कैसे? उधर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी है, जो उसके एडवांटेजेस थी वो इसकी, जो उसकी डिसएडवांटेज थी वो इसकी एडवांटेज। खत्म हो गया लो टॉपिक। कैसे? आओ जरा लिखते हैं। चलो पहले इस डायग्राम को बना लो।
बैच का ध्यान रखा करो सागर। बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा है, थोड़ा पेपर डिले होंगे इस बार, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा डिले होंगे पेपर, बट फिर भी अब ध्यान रखो, टाइम कम ही रह गया है। हो गया? ठीक है, नीचे हेड डालो जल्दी से। एडवांटेजेस, हाँ भाई बताइए, पहले एडवांटेज क्या लिखूं? वेरी गुड, लिखो। फर्स्ट, improves adverse BOP। कोई बताना चाहेगा कैसे? एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करता है, क्या करता है ये? एनकरेज। कैसे? क्योंकि यहाँ पे, हाँ, प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ क्या पॉसिबल है? अरे डेप्रिसिएशन, क्या पॉसिबल है? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, लिखो, समझाऊंगा अभी क्या क्या बता रहा हूं। लिखो भाई, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट improves adverse BOP situation in the economy as it encourages exports of the country, बस यहीं तक करेंगे आज। एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, लेस देन अ मिनट रह गया क्योंकि